गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th का सीबीएसई साइंस का पेपर सॉल्व कराएंगे। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्सों के लिए, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंटों का हो चुका है 20 फरवरी को, 20 फरवरी को, जो इस प्रकार आया था। इसमें क्या है, 20 एमसीक्यूज हैं। पहले हम 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो फिजिक्स का पोर्शन होगा, डेट इज जैसे न्यूमेरिकल होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये पेपर है किसी स्टूडेंट का जो कि हमें मिला है आज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है पहले ही। ये कह रहा, पहले एमसीक्यूज है, 20 एमसीक्यूज है। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये कह रहा एक हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोगोलस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज। ये कह रहा जो हाइड्रोकार्बन है वो निम्नलिखित में इनमें से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं आता है, ये बताना है हमें। अब इसमें बच्चों ने पता ना कौन सा ऑप्शन लगाया होगा। यहाँ से इसे कैसे चेक करते हैं, कौन समझा होमोगोलस सीरीज में आते हैं, कौन समजातीय सीरीज श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन था आपका। अब इसमें कैसे देखते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। एल्केन होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है एल्कीन। थर्ड फॉर्मूला होता है आपका एल्काइन। एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूले होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। अब इसमें होमोजीनियस होमोलोगस की बात करें, होमोगोलस सीरीज क्या होती है, समझाते सीरीज, इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि मैं इस वाले फॉर्मूले को लेता हूँ और इसमें से जैसे मैच करूंगा, जैसे कि C1 के लिए हम पहले मैं आपको समझा देता हूँ होमोगोलस सीरीज होती क्या है। जैसे Cn=1 के लिए पुट करता हूँ n=1 में, n की वैल्यू में 1 लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा C1 हो गया। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा H2 1 2 और 4। इसका मतलब है ये बना CH4 n=1 के लिए। अब यहाँ से देखेंगे n=2 के लिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा C2। इधर 2 रख दिए, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 और 2 6। मतलब n=2 के लिए कितना आ गया, C2H6। इसमें इसको लिख सकते हैं C2H6। अब इसमें देखेंगे n=3 के लिए क्या आएगा, C3 हो गया n=3 के लिए। फिर h की वैल्यू निकालेंगे, 3 2 जा 6, इधर रखना है 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8। इधर कितना आ जाएगा, वैल्यू बनी यहाँ से C3H8। अब यहाँ से देखेंगे, इनको देखो, इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से इसको। C के यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ से 1 है तो कितना बचा, 1 बचा। C के H के यहाँ 6 है या 4 है तो कितना बचेगा, 2 बचा। इसी प्रकार इन दोनों का देखिए कितना आया, इन दोनों में देखिए C के 3, इधर C के 2 है तो कितना बनेगा, यहाँ के C बनेगा, ओनली C बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, H8 में से H6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, CH2। इधर देखेंगे दोनों बिल्कुल समान है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यही होता है समजातीय श्रेणी। और इसमें से कौन सा नहीं आ रहा है ऑप्शन, ये देखिए, ये कैसे चेक करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे जैसे CH4 के लिए आ रहा था, तो n की वैल्यू इसमें 4 रखेंगे हम। n की वैल्यू 4 ले लीजिए। जब n की वैल्यू 4 लेंगे तो वैल्यू इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, तो C4 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 2 जा 8 और 2 10, कितना आ जाएगा, H10। मतलब C4 के लिए H10 बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार रखेंगे n=, इसमें रखेंगे 4 आ गया। अब रख लीजिए 6, n=6 के लिए, n=6 के लिए देखेंगे यहाँ से, तो C6H की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। 6 2 जा 12, 12 और 2 14, कितना आ जाएगा, C6H12। तो ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन है, होता है कम होमोजीनियस, ये होमोगोलस, ये भी होता है। इस वाले को चेक करेंगे, n=7 के लिए देखेंगे, n=7 तो C7 हो गया, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, C7। तो 7 2 जा
14 और 2 कितना हो जाएगा 16, इधर कितना आ जाएगा 16, लेकिन n इक्वल टू 7 पर आ कितना रहा, उधर आ रहा 14, जो कि ये गलत है, जो कि ये गलत है, और ये वाला ऑप्शन इज राइट होगा। ये समझातीय श्रेणी में नहीं आता, ये होमोगोलस सीरीज का पॉइंट नहीं है। इस वाले को चेक करते हैं क्या ये ठीक है, तो n इक्वल टू 10 रखते हैं, 10 रख लीजिए, n इक्वल टू में ये आ जाएगा C10, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू रखिए आप, n की वैल्यू 10, तो 10 टू जा 20, 20 में 2 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 22, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो होमोगोलस सीरीज नहीं है, तो ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। होमोगोलस सीरीज का मतलब है, जैसे यहाँ सी, इनको देखते हैं, इनको देखिए सेम आएगा निकल के, देखो C7 C6, तो कितना बचा 1C बचा, C16 C14, तो कितना बचेगा CH2, ये आ गया CH2, ये आ गया CH2। तो इसका मतलब ये है इनमें से कौन सा होमोगोलस सीरीज का कंपाउंड नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। जिन बच्चों में ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा, आप मैच कर लें अपने पेपर से। अब एमसीक्यूज देखेंगे, एमसीक्यूज नंबर 2। सेकंड एमसीक्यूज में क्या कह रहा था, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इस, ये कह रहा है ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं इनमें से कौन सा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, NaHCO3 इंटू 6H2O, बी ऑप्शन है इसमें Na2CO3 इंटू 6H2O, सी ऑप्शन है इसमें NaHCO3 इंटू 10H2O, 10H2O, डी ऑप्शन है एंड लास्ट Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें ये बताना है निम्नलिखित इनमें से कौन सा फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा का मतलब होता है धावन सोडा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, धावन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा। इसका मतलब यह है इसमें से धोने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इस फॉर्मूले को देखेंगे, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, NaHCO3 ये वाला फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, तो ये तो खाने वाला सोडा है, लेकिन ये इसमें क्रिस्टल, इस जल के क्रिस्टल नहीं होते, वाटर के। अब इस मॉलिक्यूल इसमें देखेंगे ये वाला भी नहीं है इसमें, और इसको देखेंगे ये वाला भी नहीं है, क्यों इस, अब डी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, Na2CO3 सोडियम, सोडियम कार्बोनेट होता है इंटू 10H2, कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 10, तो ये वाला ऑप्शन इज डी, डी ऑप्शन इज राइट। वॉशिंग सोडा में क्या होता है 10 क्रिस्टल्स, मतलब जल वाटर के कितने होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, आप मैच कर लीजिए, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी लगाया उसको 1 नंबर मिल जाएगा। एक 1 नंबर का एक एमसीक्यूज आया था। और यहां से एमसीक्यूज चलेगा थर्ड एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, ये कह रहा इफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है, इसमें लैंग्वेज काफी लेंदी लंबी है, मैं इसे शॉर्ट में ही डिफाइन कर रहा हूँ। एक डायग्राम दे रखा है, एमसीक्यूज में आपको बना रहा हूँ, एक बीकर दे रखा है आपका, ये टाइप का है, इस टाइप का बीकर दे रखा है, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगी हुई हैं,
इसमें वाटर फिल है, वाटर फिल हो रहा, वाटर फिल। इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगी हुई हैं, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब हैं 2। दोनों बैटरियों से जुड़ी हुई हैं ये बैटरी है, यहाँ पर बैटरी, बैटरी। इसमें नोट कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे कि ये वाली जो आपकी टेस्ट ट्यूब है और ये वाली 2 टेस्ट ट्यूब है, इसका नाम दे रखा है इसने क्यू, इसको दे रखा क्यू रिप्रेजेंट किया, इस वाले को किया इसने पी, इस वाले को क्या बोला है पी। ये पी है और ये क्यू है। अब इसमें ये कह रहा है ये कोई टेस्ट ट्यूब ही है, ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है। इसमें वाटर फिल है। इस वाली रॉड, ये जो रॉड दे रखी है, मतलब ये जो बैटरी से जो जॉइंट है, इस रॉड से जो आप इसमें करंट जा रहा है इस रॉड में, इसको दे रखा आर, और इस वाली रॉड का नाम दे रखा एस, ये है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, पूछ क्या रहा, इसमें कह रहा इफ इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस of water, if P and Q are the gases collected in the test tube enclosing the electrodes R and S, दो R और S दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं जी। देन सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द मैचिंग इज करेक्ट। अब इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर पहला है, कौन सा मैच करता है इसमें से, जैसे P को दे रखा है इसने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस आ गया, और आर को इसी के बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल जस्ट अगेन दे रखा है एनोड, मतलब पी को ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करता है और आर को एनोड से। ये हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पी, इसमें पी को करता है रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, दूसरे वाले ऑप्शन में हाइड्रोजन, और इसमें आर को करता कैथोड, कैथोड। इस वाले में आ जाइए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में बोल रहा क्यू का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एस का मतलब होता कैथोड, कैथोड। फोर्थ वाले में देखो क्यू का मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एस का मतलब है एनोड, एस का मतलब होता है एनोड। ऑप्शन है ए, क्या क्या ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड आएगा क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। बी ऑप्शन दे रखा थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ होगा क्या इसमें। सी ऑप्शन आ रहा फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड होगा, नहीं सॉरी थर्ड। डी वाला ऑप्शन देखेंगे सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें कह रहा, इसमें कह रहा नीचे दिए गए जल विद्युत अपघटन में, ये कोई जल विद्युत अपघटन है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। यदि यदि इलेक्ट्रोड, इसमें 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड दे रखे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं आर और एस नाम के, ये परिबद्ध हैं करने वाली परख नलियों में एकत्र हैं। क्या है, परख नलियों में एकत्रित होने वाली गैसें, जिनमें पी गैस और क्यू गैस है। तो सही मिलान वाले विकल्प को चुनिए, जैसे पी ऑक्सीजन दे रखा है और आर एनोड दे रखा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब यहां से देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे आर क्या होता है, ये वाला आर और ये वाला एस क्या होता है। तो यहां से जो क्यू वैल्यू दे रखी है क्यू, इसमें देखेंगे हम 2 ही ऑप्शन मैच होंगे, कौन कौन से, देखो जैसे पी वाला है तो पी को क्या बोलते हैं यहाँ ऑक्सीजन, पी को क्या बोलेंगे ऑक्सीजन, इसमें पी क्या होगी ऑक्सीजन, और जब पी ऑक्सीजन होगी तो बचा क्या, ये हाइड्रोजन हो जाएगी, क्या हो जाएगी क्यू हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन गैस होगी और क्यू क्या होगी
क्यू होगी आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्यू हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अब ये आर और एस दे रखा है, आर और एस, दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, आर और एस। आर क्या है इसमें, आर होता है एनोड, जो एनोड होता है, एनोड को बोलते हैं प्लस साइन, इसको बोलते हैं प्लस, क्या बोला जाता है, प्लस एनोड। और जो कैथोड होता है वो होता है माइनस, कैथोड क्या होती है, माइनस। ये छड़ होती हैं तो ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आर को एनोड, क्या बोला जाएगा, ये एनोड। ये वाले क्या है, एनोड। ये क्या है, ये एस, एस क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, कैथोड, एस क्या रिप्रेजेंट करता है, कैथोड। अब यहां से देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑक्सीजन पी है, ऑक्सीजन पी है, लेकिन आर एनोड है, आर एनोड है, आर एनोड है, तो पहला ऑप्शन इज राइट है, पहला ऑप्शन राइट, पहला ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन पहला राइट हो गया। अब इसमें देखेंगे इस वाले में देखो पी हाइड्रोजन है, क्या पी हाइड्रोजन है, नहीं, पी तो ऑक्सीजन, तो पहला ये वाला कट गया ऑप्शन। इसमें देखेंगे क्यू हाइड्रोजन है लेकिन एस कैथोड है, इसमें क्यू हाइड्रोजन है, क्यू हाइड्रोजन है, हाँ जी क्यू हाइड्रोजन है, और एस क्या है, एस कैथोड है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन ठीक है और थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है, पहला और थर्ड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें पहला आ गया और थर्ड वाला आ गया, ये तीन दो ऑप्शन हो गए राइट। तो सी ऑप्शन जिस स्टूडेंट ने लगाया होगा उसको एक नंबर मिलेगा, जिसने वो सही करा होगा। यहाँ से अब एमसीक्यूज देखते हैं, ये थर्ड था, फोर्थ करेंगे, समझ में आ गया होगा जी। सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठे हैं, बिल्कुल एमसीक्यूज, कुछ ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में बिल्कुल जो थ्योरी से लिए गए, जो बच्चे वहां तक पहुंचे भी नहीं है। अब यहां से देखेंगे चलेगा आपका थर्ड 3 एमसीक्यूज हो गए, 4 एमसीक्यूज चलेगा। फोर एमसीक्यूज क्या रहा, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, select from the following, select from the following a statement which is not true, which is not true, which is not true about burning of, about burning, about burning of magnesium, magnesium ribbon in air, ribbon in air। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है इट बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट फ्लेम। बी ऑप्शन है इसमें ए व्हाइट पाउडर, ए व्हाइट पाउडर इज formed, is formed on burning, on burning, on burning। सी वाला ऑप्शन है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डी वाला ऑप्शन है इट इज an example of a combination reaction, of a combination reaction, of a combination reaction। इसमें क्या कह रहा, सिलेक्ट फ्रॉम, इनमें निम्नलिखित में से आप सिलेक्ट कीजिए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। किसमें, जो मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, इसमें कह रहा मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन करने में, जलने
के विषय में सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो मैग्नीशियम रिबन के वायु में जलने दहन बोल दो दहन के लिए, बर्निंग दहन बोल दो या जलने के लिए, वो जलाने के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये कह रहा इट बर्न विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। इसका मतलब है यह श्वेत चमकदार लौ के साथ जलता है। यह श्वेत चमकदार लौ के साथ जलता है। ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन क्या है, जलता है। दूसरा दहन पर, दूसरा इसमें ए व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग। ए व्हाइट पाउडर इज फॉर्म ऑन बर्निंग, इसका मतलब दहन करने पर श्वेत पाउडर बनता है। इसमें क्या बनता है, श्वेत पाउडर। इसमें क्या बनता है, श्वेत पाउडर बनता है। ये ऑप्शन ये है, दहन करने पर। इसमें कह रहा इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? क्या ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये बताना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कह रहा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्या ये वाली जो कंडीशन बनती है इसमें, क्या यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकती है? संयोजन, कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसमें से? तो बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन आएगा इसमें, आप देखो सबसे पहले तो श्वेत चमकदार लौ के साथ जलती है बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन एयर जो होती है, जब उसमें बर्न करते हैं, उसे जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक श्वेत चमकदार लौ के साथ वह निकलती है। और उसमें एक और कंडीशन होती है, उसमें श्वेत पाउडर भी निकलता है। जब उसे हम दहन करते हैं तो उसमें श्वेत पाउडर भी निकलता है। लेकिन जो ऊष्मा शोषी होती है, इसमें जो होता है एंडोथर्मिक नहीं होता, इसमें ऊष्मा शोषी नहीं होती है, इसमें होती है ऊष्मा छेपी। क्या होती है, छेपी, ऊष्मा छेपी होती है रिएक्शन, लेकिन ऊष्मा शोषी रिएक्शन नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये संयोजन अभिक्रिया भी का उदाहरण भी हो सकती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें राइट आंसर। एमसीक्यूज देखेंगे 5 एमसीक्यूज कह रहा है इसमें, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट, द वाटर ऑफ crystallization is present in, crystallization in present in। पहला आएगा इसमें, पहला ऑप्शन दे रखा ब्लीचिंग, क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा दे रखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी ऑप्शन आ रहा है इसमें, मतलब थर्ड वाला पार्ट दे रखा, थर्ड पार्ट दे रखा है इसमें वॉशिंग सोडा। एंड फोर्थ पार्ट दे रखा बेकिंग सोडा। क्या दे रखा है, बेकिंग सोडा, राइट। ये चार ऑप्शन है। ये कह रहा द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किन में क्रिस्टल का जल उपस्थित होता है, इनमें से किसमें क्रिस्टल का जल उपस्थित होता है। अब बात करें ब्लीचिंग पाउडर की। अब ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है CaOCl2, ये फॉर्मूला होता है। क्या इसमें जल है? नहीं है। लेकिन इसके कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन आ रहा था सेकंड एंड 4, बी ऑप्शन था इसमें सेकंड एंड थर्ड,
सेकंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन था फर्स्ट एंड थर्ड, और डी वाला ऑप्शन था फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसमें देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O होता है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं 373 केल्विन पर, इसे गर्म करें पीओ इसको, तो क्या बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को? तो पीओपी यहां से बन जाएगा। अब यहाँ से हाफ H2 निकल, इसका मतलब इसमें क्रिस्टल के मॉलिक्यूल है, क्रिस्टल मॉलिक्यूल इसमें है जी, जलीय पार्ट है इसमें, कितना? हाफ। अब इसमें देखेंगे वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का मतलब होता है धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10 H2। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10 H2। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के? 10। कितने मॉलिक्यूल हैं? 10। बात करें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा। तो इसमें जल के क्रिस्टल कौन कौन से में मिल रहे हैं आपको? प्रेजेंट है। एक तो ऑप्शन नंबर सेकंड और एक ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। तो ये तो हमें चूज करना ही था, लेकिन यहाँ से हमें इन वाले ऑप्शनों में और क्लिक करना था, क्योंकि OMR में ऐसे भरना होता है ये वाला। ऐसा नहीं कि ये सेकंड और ये लगा दिया, नहीं, इसमें से मैच करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक। अब यहां से 6 से MCQ चलेगा। 6 MCQs कह रहा था नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज। ऑप्शन है ए एसिटिक, बी ऑप्शन है आपका बेसिक, सी ऑप्शन है आपका न्यूट्रल, डी ऑप्शन है आपका एल्कलाइन। ये दे रखा, ये करा निम्नलिखित, ये करा द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज। इसका मतलब ये है पोटेशियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? पोटेशियम नाइट्रेट के पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब होता है पोटेशियम के NO3। पोटेशियम नाइट्रेट के, ये होता पोटेशियम नाइट्रेट के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? इसका मतलब होता है नेचुरल। नेचर मतलब प्रकृति। क्या एसिडिक होती है? एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय होती है। क्या अम्लीय होती है? क्या होती है? क्षारीय होती है। क्या क्षारीय होती है? इसका मतलब होता है क्या उदासीन होती है? क्या उदासीन होती है? इसका मतलब क्या होता है? ये क्षार क्षार की है, ये क्षार की है, इसका मतलब होता है क्षार की है। अब एल्केलाइन का मतलब होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। ये होता है आपका क्षारीय। तो इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? पोटेशियम नाइट्रेट में इसका जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है पोटेशियम नाइट्रेट की? तो हम आपको बता दें पोटेशियम नाइट्रेट की जो जलीय इसकी प्रकृति होती है वो होती है उदासीन। क्या होती है? उदासीन। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर आएगा इसमें सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्ट पीटर भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर। इसको सॉल्ट पीटर भी बोल देते हैं, सॉल्ट पीटर। ठीक। अब चलेगा इसमें ऑप्शन नंबर 7, मतलब MCQs नंबर 7 MCQs में देखेंगे। ये कह रहा था कलर ऑफ सॉल्यूशन
द कलर ऑफ सॉल्यूशन observed after about 1 hours of placing iron nails in copper sulfate solution is the color of the solution observed after about 1 hour of placing iron nails in copper sulfate solution is नंबर 1 होगा ब्लू। नंबर बी ऑप्शन आ रहा है इसमें पेल ग्रीन। नंबर सी ऑप्शन है येलो। येलो हो गया रेडिश ब्राउन। डी ऑप्शन है आपका रेडिश ब्राउन। ये ऑप्शन दे रखा है। ये करा था कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 1 hour प्लेसिंग आयरन नेल्स इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू होगा, पेल ग्रीन होगा, येलो होगा या रेडिश ब्लू होगा। इसका मतलब कॉपर सल्फेट विलियन में लोहे की कीलों को डुबोने पर 1 घंटे के पश्चात इसके जो विलियन होगा उसका कलर कैसा होगा, इस विलियन का कलर पूछ रहा है। बताइए विलियन का कलर कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा यदि इसे 1 घंटे इसकी छड़ को 1 घंटे विलियन में डुबो के रखें सल्फेट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विलियन ऑप्शन क्या होगा, क्या इसका मतलब नीला होगा, क्या नीला होगा ऑप्शन। पेल ग्रीन मतलब फीका हरा होगा, फीका हरा। इसका मतलब होगा पीला होगा, क्या पीला। क्या ये होगा रेडिश का मतलब है रक्त ताब भूरा होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें आपका बी ऑप्शन इज राइट। पेल ग्रीन होगा, थोड़ा हल्का हरा होगा, हल्का हरा फीका थोड़ा, ठीक है। और यहां से आपके 7 MCQs हो गए। अब चलेगा आपका 8 MCQs। वॉइस क्लियर है, सभी की वॉइस क्लियर है क्या। 7 MCQs सभी MCQs चलेगा आपका अब 8 MCQs कह रहा मेंडल ऑब्टेंड F2 जनरेशन बाय, एक साइंटिस्ट हुए मेंडल, जॉर्ज मेंडल। ऑब्टेन F2 जनरेशन बाय। नंबर ए ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट। बी ऑप्शन है इसमें क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन, क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट with plants having dominant trait। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें क्रॉस पॉलिनेटिंग F1, क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट्स with plants having
हैविंग, रिसीविंग, रिसेक्सिव ट्रेट, रिसेक्सिव ट्रेट। डी ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन आएगा जी, डी ऑप्शन आएगा क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेटिंग, बोथ द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ये कह रहा मेंडल ऑब्टेंड F2 जनरेशन बाय, ये कह रहा मेंडल ने F2 संतति किस प्रकार प्राप्त की थी? मेंडल ने F2 जो है F2 संतति किस प्रकार प्राप्त की? जनरेशन का मतलब होता संतति, माने जो आपकी जनरेशन है, पीढ़ी। अब सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट, इसका मतलब है F1 संतति के पौधों के स्वपरागण से, स्वपरागण द्वारा। इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट, इसका मतलब है F1 संतति के पौधों के स्वपरागण से के द्वारा। दूसरा क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट विद प्लांट्स हैविंग डोमिनेंट ट्रेट, इसका मतलब है प्रभावी लक्षणों के पौधों और F1 संतति के पौधों के बीच परपरागण द्वारा। तीसरा ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट विद प्लांट हैविंग रिसेक्सिव ट्रेंड, इसका मतलब है अप्रभावी लक्षणों के पौधों और F1 संतति के पौधों के बीच परपरागण। क्या? परपरागण। क्रॉस पॉलिनेटिंग का मतलब होता है परपरागण। अब कह रहा क्रॉस पॉलिनेटिंग बोथ द पेरेंट्स, इसका मतलब है दोनों जनकों के परपरागण द्वारा। दोनों जनक, जो दोनों जनक है पेरेंट्स। क्रॉस पॉलिनेटिंग का मतलब होता है क्या होता है आपका? परपरागण। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? F2। इसका मतलब ये है कि जो F2 था, F2 जो जनरेशन था किस प्रकार से प्राप्त हुआ? मेंडल ने F2 संतति किस प्रकार प्राप्त की? तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसने क्या करा? F1 देखा पहले, F1 में क्या देखा उसने? लंबे पौधे निकल गए, कुछ पौधे क्या हुआ, कुछ पौधे लंबे निकल गए। फिर उसने दोबारा नई कंडीशन अपनाई, फिर उसने F2 जो प्राप्त किया वो F1 से ही निकल के आया, F2 भी F1 से। यहां से आप 8 MCQs हो गए आपके। MCQs चलेगा आपका 9 MCQs देखिए। MCQs 9, the basic filtration unit of the excretion system in human being is ऑप्शन आएगा नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है इसमें यूरेथ्रा, सी ऑप्शन है इसमें न्यूरॉन, डी ऑप्शन है यूरिनरी ब्लेडर, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये कह रहा था बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इन ह्यूमन बींग्स। नेफ्रॉन है, यूट्रा है, न्यूरॉन्स है या यूनरी ब्लेडर है। इसका मतलब है मानव के उत्सर्जन तंत्र का आधारी निस्यंदक। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदक, आधारी बेसिक निस्यंदक
एकक है, कौन सा आएगा इसमें? इसको इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको वृक्काणु। वृक्काणु, ठीक है। अब ये होता है ये होता है आपका मूत्र मार्ग। क्या होता है? मूत्र मार्ग। क्या होता है जी? मूत्र मार्ग। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन, ठीक। अब ये होता है ब्लेडर, ये होता है मूत्राशय होता है। क्या होता है? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर। अब इसमें कौन सा आएगा? ये कह रहा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है, तो सबको पता क्या होती है जी? वृक्काणु होती है। क्या होती है? वृक्काणु में ही होता है सिस्टम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आएगा इसमें राइट आंसर। जिस स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसको 1 नंबर मिलेगा इजीली। अब यहाँ से एमसीक्यूज चलेगा आपका 10 एमसीक्यूज देखिए। 10 एमसीक्यूज क्या कह रहा है? क्या आया है? 10 एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। ये कह रहा व्हेन ए सीड सीड माने 20 germinate the root grows downwards and a small shoot grow upward। ये कह रहा दिस shoot is known as इंपोर्टेंट को अच्छा क्वेश्चन आया है ये वाला। ये कह रहा है क्या रेडिकल होता है? रेडिकल होता है क्या? बी ऑप्शन है दे रखा स्टेम होता है क्या? स्टेम। सी ऑप्शन है आपका कॉटिलेडन होता है क्या? कॉटिलेडन होता है क्या? डी ऑप्शन था इसमें आपका फ्लूमूल। इसका मतलब है when a seed germinates the root grown downward and a small shoot grown upward this shoot known as। ये कह रहा जब कोई बीज अंकुरित होता है, अंकुरित मतलब जर्मिनेट होता है, जब कोई बीज जर्मिनेट होता है तो उसकी जड़ अधोमुखी वृद्धि करती है। अधोमुखी वृद्धि करती है। अधोमुखी वृद्धि का मतलब होता है ये होता है आपका, ये कोई प्लांट है, ये कोई क्या है? ये कोई सीड है। ये हमने ग्रो किया तो यहाँ से ग्रो हुआ ये वाला, ये प्लांट हो गया। इसकी जड़ क्या होगा? नीचे को ग्रो होंगी और इसका जो तना होगा, इसकी जो लीफ होंगी वो ऊपर को जाएंगी। इसका मतलब होता है अधोमुखी और ये ऊपरी मुखी। इसको बोलते हैं अधोमुखी। और ये होता है मूलांकुर। ये होता मूलांकुर, ये होता प्रांकुर। और देखो जो मूलांकुर होता है वो अधोमुखी होता है, जो प्रांकुर होता है ऊपरी मुखी होता है। इसमें पूछ क्या रहा है? ऊपरी वृद्धि होती है तो पिर्रो को कहते हैं, पिर्रो। इसमें होता है सूट जो होता है, इस सूट को क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? रेडिकल का मूलांकुर। इसको बोलते हैं मूलांकुर। ये होता है तना। इसको बोलते हैं हम बीज पत्र। इसको बोलते हैं प्रांकुर। इसको क्या बोलते हैं? प्रांकुर। अब इसमें से ऑप्शन देखो, क्या तना होता है जो डाउनवर्ड और अपवर्ड की कंडीशन में होता है? क्या ये तना होता है? नहीं, तना वाला तो गया कट, यहाँ से कैंसिल हो गया। क्या ये बीज पत्र होता है? ये बीज है और यहाँ से कुछ कंडीशन बनती है ये वाली, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसे बीज पत्र बोलते हैं, बीज पत्र। इसको बोलते हैं कॉटेलिडन। इसको बोलते हैं कॉटेलिडन। ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट जो है, यहाँ बीज था, यहाँ पर सीड। अब यहाँ से क्या होता है? ये वाला है क्या इसमें? ये वाला भी नहीं है। अभी बचे ये दोनों, रेडिकल और
प्लम प्लूमुल्स। अब इसमें कौन सा आ सकता है? प्रांकुर आ सकता है। ऊपरी को क्या बोलेंगे? प्रांकुर। अधो को क्या बोलेंगे? मूलांकुर। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें आएगा मूलांकुर। जब मूल ही ना होगा तो अंकुर कहाँ से बनेगा? तो इसमें क्या आएगा? मूलांकुर। सबसे पहले तो यही होता है, यही चलता है मूलांकुर। तो इसमें सूट नॉन मतलब इसका जो पिर्रो होता, पिर्रो, तो पिर्रो ही क्या होता? यही होता भाग। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। बायोलॉजी का एक और पार्ट बचा, एक और एमसीक्यूज है 11। ये कह रहा ए पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड्स locked in the human brain is नंबर ए होगा इसमें। पैराथायराइड एंड प्यूटरी, बी ऑप्शन होगा इसमें। पिनेल एंड थाइमस सी ऑप्शन आएगा इसमें। हाइपोथैलेमस एंड थाइमस। ठीक, डी वाला ऑप्शन होगा इसमें। हाइपोथैलेमस एंड पिनेल, हाइपोथैलेमस एंड पाइनेल। ठीक, इसमें कह रहा ए पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लॉकेट इन द ह्यूमन ब्रेन इज, इसका मतलब है मानव मस्तिष्क में स्थिर, मानव मस्तिष्क में स्थित। लॉक का मतलब होता स्थित, क्या होता? स्थित। ग्रंथियों का युगल क्या कहलाता है? ग्रंथियों का युगल क्या कहलाता है? युगल का मतलब होता पेयर, पेयर माने जोड़ा। इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं? क्या जोड़ा होता है मानव मस्तिष्क के अंदर एंडोग्लैंड में मानव मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथियों का युगल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आएगा इसमें डी वाला ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? हाइपोथैलेमस एंड पीनियल, हाइपोथैलेमस और एंड पीनियल, ये दोनों आएंगे इसमें ग्लैंड्स। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका 12 एमसीक्यूज। कौन सा एमसीक्यूज? 12। ठीक, ट्वेल्व एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है 12 एमसीक्यूज में? ये कह रहा आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रे डायग्राम ऑफ द सो, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं ओनली, ये डायग्राम दे रखा है। इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल होता पी, इसमें फोकस एफ है, सेंटर इसमें सी है, कर्वे सेंटर, फोकस दूरी फोकस एफ है इसमें। ये दे रखा है, ये कह रहा आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द रे डायग्राम, आइडेंटिफाई कीजिए जो रे डायग्राम दे रखा विच शो द करेक्ट पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्टेड का रे फॉर द रे इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर, और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव।
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है जी? अवतल दर्पण। तो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन है ये वाला, ये पी है, ये एफ है, इसमें ये सेंटर है, ये कोई रे है, इंसिडेंट रे हुई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जो हुई ये कहाँ से जा रही है? पोल और फोकस के मिड पॉइंट से। बी वाला ऑप्शन है। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये इंसिडेंट रे हुई मिरर पर, ये एफ है और ये सी है सेंटर, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हुई है सी से, सेंटर से। डी वाला ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन। ये एफ है, ये सी है, यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये पोल है पी। अब ये वाला जो रे है ये रिफ्लेक्टेड कहाँ से हुआ? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। सी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन को देखेंगे, डी ऑप्शन में क्या कह रहा है? ये पी है, ये एफ है और ये सी है सेंटर। इंसिडेंट रे डली इस पर मिरर पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली पोजीशन इसने बनाई यहाँ से। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें से ये कह रहा जो निम्नलिखित उस किरण आरेख को पहचानिए, निम्नलिखित उस किरण आरेख को पहचानिए, उस किरण आरेख को पहचानिए जिसमें आरेख में दर्शाई गई आपतित किरण, जो दर्शाई गई आपतित किरण है, इंसिडेंट रे होती है, ये होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपतित किरण किरण का अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात सही पथ दर्शाया गया है। कौन सा सही पथ दर्शाया गया है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या ये इसके मिड पॉइंट से जाएगी, क्या इसके सेंटर से जाएगी, क्या ये वाला ऑप्शन आएगा या ये आएगा? इसमें हम आपको बता दें, जब कोई कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, उस पर कोई इंसिडेंट रे होती है तो उसके उस कहाँ से निकलती है? उसके कहाँ से जाएगी? उसके फोकस से। किससे जाएगी? उसके फोकस से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, इसमें सी वाला ऑप्शन आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये सेंटर से नहीं जाएगी, ये फोकस से गुजरती है। किससे रिफ्लेक्टेड होगी? किससे जाएगी? फोकस से जहां। ठीक, अब चलेगा आपका एमसीक्यूज 13 एमसीक्यूज देखिए आप। ये कह रहा इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस secreted by the gastric gland are ए ऑप्शन है बाइल, ट्राइप्सिन और पैप्सिन। ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें क्लोरिक एसिड और पैप्सिन, और आएगा म्यूकस। क्या आएगा? म्यूकस। सी ऑप्शन है
लिपेस, लाइपेस, बिल, बाइल और म्यूकस। क्या है? म्यूकस। डी ऑप्शन है इसमें, डी वाला ऑप्शन देखेंगे, सैलिवरी, एमिलेस, एमिलाइस, सैलिवरी, एमिलाइस, पेप्सिन और बिलिस। तो इसमें क्या कह रहा है? द इन एन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर ऑप्शन ए बिली, ट्राइप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, इसका मतलब है पहला ये कह रहा मानव आहार नाल में जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित पाचन रसों में होते हैं। ये कह रहा मानव आहार नाल, मानव आहार नाल में जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित पाचन रसों में, स्रावित पाचन रसों में, ठीक, डाइजेस्टिव जूस पाचन रसों में होते हैं। क्या क्या होते हैं जिसमें? इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आएगा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस। म्यूकस को क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। इसको क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। इसको बोलते हैं श्लेष्मा ऑप्शन में। ये आपका पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। ठीक, इसमें बी ऑप्शन आएगा आपका राइट आंसर। इसको बोलते हैं पित्रस, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, इसको बोलते हैं पेप्सिन। ये होता लाइपेज, ये होता पित्रस बिल और ये था म्यूकस श्लेष्मा। इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी लगाया होगा जिस स्टूडेंट ने, उसको 1 नंबर आ जाएगा उसका। यहाँ से सभी स्टूडेंट जो पेपर, जिन स्टूडेंटों का एग्जाम हो गया है वो अपने क्वेश्चनों को मैच कर लें, एमसीक्यूजों को। अब चलेगा 14 एमसीक्यूज। इसमें कह रहा मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर अकर्स एट, नंबर ए ऑप्शन आएगा आइरिस, नंबर बी ऑप्शन होगा प्यूपिल, नंबर सी ऑप्शन होगा आपका क्रिस्टलाइन लेंस, नंबर डी ऑप्शन होगा आपका, डी वाला ऑप्शन होगा आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ये है। इसमें कह रहा मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आइस अकर्स एट। ये कह रहा नेत्र में प्रवेश करने वाली, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण के लिए अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश का मतलब अकर, अधिकांश, अधिकांश मतलब मोस्टली, मोस्टली अपवर्तन कहाँ होते हैं? कहाँ पर होता है मोस्टली अपवर्तन? ये कह रहा क्या आइरिस पर होता है, परितारिका बोलते हैं इसे, क्या प्यूपिल पर होता है, इसे पुतली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पुतली का क्रिस्टलाइन लेंस पर होता है जिसे क्रिस्टल लेंस बोलते हैं, आउटर सरफेस ऑफ कोर्निया पर होता है जिसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल, इसे क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया बोल दिया, बाहरी पृष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी पर होता है। किस पर होता है? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो 14 भी क्वेश्चन हो गया एमसीक्यूज। अब चलेगा 15 एमसीक्यू। 5 एमसीक्यू 15 हो जाए तो 5 एमसीक्यूज और बचे रहेंगे आपके, इन्हें भी हम खत्म करेंगे जल्दी से। अब चलेगा आपका 15। ये कह रहा द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज, नंबर ए आएगा, नंबर पहला ऑप्शन है इट इज
it is a deadly poisonous गैस। इसका मतलब है ये मृत घातक गैस, जहरीली गैस होती है। ओजोन में निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट, निम्नलिखित में दिए गए जो स्टेटमेंट है कौन सा नहीं सही नहीं है। तो क्या ये इट इज ए डेडली पॉइजनस गैस होती है, सही बात है भी। अब बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। इट सिल्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन। ये कह रहा सूर्य से आने वाली घातक किरणें जिसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रेडिएशन से हमें क्या करती है, हमें बचाती है। ठीक है, पृथ्वी की रक्षा करती है, पृथ्वी को सेव करती है। इसका मतलब ये होता है पृथ्वी की सतह की सुरक्षा करती है, पृथ्वी की सतह की सुरक्षा करती है। तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। अभी तक सी वाले ऑप्शन पाएंगे। ये कह रहा इट इज यूज्ड ए रेफ्रिजरेंट एंड इन फायर एक्सटिंगाइजर एक्सटिंगाइजर। ये कह रहा है इसमें इसका उपयोग पृथ्वीतक के रूप में तथा अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, एक्सटिंगाइजर। बताइए क्या ये सही बात है? ये भी सही बात हो सकती है। अभी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। हमें केवल वो वाला ऑप्शन ढूंढना जो बिल्कुल सटीक हो, मतलब जो इनमें से नहीं होगा। ये कह रहा है इट इज फॉर्म्ड बाय combining oxygen molecule with free oxygen atom। इसका मतलब ये है, ये कह रहा यह ऑक्सीजन के अणु और मुक्त ऑक्सीजन परमाणु के संयोजन से बनती है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का मुक्त अणु और ऑक्सीजन के परमाणु से क्या बनता, O3 का निर्माण होता। सही बात है। वो जो होती है 0.93 ये वाला % होती है। अब इसका मतलब ये वाला भी ठीक हो गया और ये वाला भी ठीक है। ये वाला इसमें ज्यादा कौन सा ठीक है, मतलब इसमें कौन सा सही है? बिल्कुल, तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। ये होती है डेडली पॉइजन गैस होती है, सही बात है। क्या ये सील्ड सरफेस एरिया पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है कैसे? अल्ट्रावायलेट से, सूर्य से आने वाली। ये भी बहुत अच्छी बात है इसके लिए, ठीक है ये भी। ये कह रहा इट इज द फॉर्म कंबाइनिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्री ऑक्सीजन एटम। क्या ये सही ठीक बात है? यहाँ से देखेंगे तो ये वाली भी ठीक बात है। इसमें तो ऑप्शन लग सकता है आपको। अब हम बुक में जाए तो बुक वाले में भी ये भी दे रखा है, इसमें ये भी दे रखा है, तो ये वाले इस वाले पर आप स्टार कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें यही सी वाला ऑप्शन आएगा। मेरे हिसाब से इसमें सी वाला इनकरेक्ट होगा, अन्यथा बुक में तो ये भी दे रखा है, सी वाला ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखेंगे 16 MCQ 16 का आएंगे। 16 MCQs क्या कह रहा है इसमें देखेंगे। ये कह रहा ग्रीन प्लांट ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एनर्जी फूड चेन बिकॉज दे। अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा ग्रीन जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑक्यूपाई द फर्स्ट
ट्रॉप trophic level in energy, sorry, in every food chain, because they नंबर ए ऑप्शन है इसमें एग्जिस्ट ओवर लार्ज एग्जिस्ट ओवर ए लार्ज एरिया बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या कह रहा है हैव एवरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल हैव वेरी लेस concentration of harmful chemicals सी ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन देखेंगे हैव टू फीड लार्ज नंबर ऑफ herbivorous डी वाला ऑप्शन आएगा कैन synthesize food by photosynthesis ये ऑप्शन है इसमें कह रहा ग्रीन प्लांट ऑक्युपाई द फर्स्ट टॉपिक लेवल इन एनर्जी फूड चेन बिकॉज दे इसका मतलब है इसका मतलब ये होता है प्रत्येक आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर हरे पादप होते हैं इसका कारण क्या है प्रत्येक आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर हरे पादप होते हैं इसका कारण क्या है किस कारण हरे पौधे होते हैं तो इसमें तो ऑप्शन नंबर आप देखते ही लगा दोगे ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें राइट आंसर क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एक बड़ा वर्ग वो होता है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित करते हैं किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं भोजन को संश्लेषित करते हैं और ऑप्शन नहीं आएगा इसमें ठीक है ये वे विशाल क्षेत्र में विद्यमान होते हैं विशाल क्षेत्र में विद्यमान तो होते हैं लेकिन फूड वाले प्रक्रिया को थोड़ी वो करते हैं ये इनमें हानिकारक रसायनों की सांद्रता कम होती है ये गलत है इन्हें शाकाहारियों की विशाल संख्या को भोजन प्रदान करना होता है लेकिन इसमें जो इसका यह कारण है कि प्रथम पोषी स्तर पर हरे पादप होते हैं किस प्रकार होते हैं ये आहार कैसे करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं फर्स्ट टाइम ठीक ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर अब 16 हो गया ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें राइट आंसर अब चलेंगे 17 क्वेश्चन पर ऑप्शन नंबर चलेगा आप 17 17 में क्या दे रखा है 17 से 20 तक क्वेश्चन दे रखे हैं 17 से 20 तक 70 से 20 क्वेश्चन तक 2 स्टेटमेंट आर गिवन है 1 लेबल्ड ऑन असर्शन दे रखा है एंड अदर देन रीजन दे रखा है सिलेक्ट द आंसर ऑफ दीज ABCD कोड दे रखे हैं तो हम कोडों को लिख रहे हैं पहले 17 से 20 तक के क्वेश्चन है इनके कोड लिख रहे हैं बोथ असर्शन
both assertion A and reason are true and reason reason R is the correct explanation. Reason R is the correct explanation of the assertion A. Of the assertion A. ये कह रहा बहुत assertion A and reason are true. इसमें दिए जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी में क्या कह रहा है, इनमें बहुत assertion A and reason are true and reason R कारण R is not correct explanation of the assertion A. सी ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन देखेंगे, assertion A is true but reason R is false. डी वाला एंड लास्ट है, assertion A is false. A is false but reason R is true. ये हैं। अब क्वेश्चन उठाते हैं 17 से 20 तक, इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा। अब ऑप्शन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर 17 करेंगे पहले, फिर 18 चलेगा, फिर 19, फिर 20। यहाँ से होगा जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। ये कह रहा जाइलम, असर्शन को मैं ए लिखा करूंगा, असर्शन का मतलब होगा ए का मतलब होगा असर्शन। इसमें दे रखा जाइलम टिश्यू, जो जाइलम टिश्यू होता है वो मूव करता है, मूव वाटर एंड मिनरल्स obtained from the soil by the roots. ये कह रहा, बी में क्या कह रहा, रीजन क्या है इसका, जाइलम टिश्यू इज फाउंड, जो जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक जो होता है, इज फाउंड माने प्राप्त होता है, बनता है या ओनली केवल इन द रूट्स ऑफ ए प्लांट। ये है 17 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, ये कह रहा 17 से 20 तक के क्वेश्चनों में ये दे रखे हैं असर्शन, पहले समझ लीजिए इसे। इसमें कह रहा बहुत असर्शन है, इसका मतलब है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर अभिकथन ए सही व्याख्या दे रहा है ए की। बी वाले में क्या कह रहा, दोनों कथन सही हैं, मतलब अभिकथन भी सही है आर और कारण रीजन भी दोनों सही है, परंतु बट रीजन जो दे रखा वह ए की सही व्याख्या नहीं करता।
सी वाले में क्या कहा, असर्शन ए है, मतलब अभिकथन ए सही है परंतु रीजन गलत है, ठीक है, लेकिन कारण गलत है। अब डी वाले में क्या कह रहा है, जो इसका अभिकथन है वो गलत है लेकिन इसका रीजन जो है, कारण है, वो सही है। तो इसमें ये क्या है, ये अभिकथन है और ये क्या है, रीजन है। तो पहले अभिकथन पढ़ो फिर रीजन पढ़ो, फिर इनमें से इन चारों में से एक आएगा ऑप्शन। ऐसे लगाते हैं इसको एमसीक्यूज में, ठीक। इसको ओएमआर में जो भरते हैं ऐसे भरते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, ये असर्शन है, ये रीजन है। इन दोनों ने पढ़िए ध्यान पूर्वक, इन दोनों ने पढ़ के इनमें से मैच कीजिए कौन सा फिट बैठ रहा है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से तो जैसे जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। ये कह रहा जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा मृदा से प्राप्त जल और खनिजों का वहन करते हैं। जो जाइलम ऊतक होते हैं, जाइलम ऊतक जो होते हैं, क्या वह जड़ों द्वारा, किन द्वारा, जड़ बाय रूट्स द्वारा, जड़ों द्वारा जल और खनिज, जल का मतलब है वाटर और मिनरल का क्या करते हैं, वहन करते हैं। ये पहला जो है असर्शन, पहला असर्शन इज राइट है। हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए, आप तभी बता सकते हैं ये सही है या गलत है, तो आपको पता होना चाहिए ये। तो ये वाला ऑप्शन इज राइट। बी वाले को पढ़ते हैं, मतलब रीजन को देखते हैं। जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ ए प्लांट। क्या ये प्लांट से जाइलम ऊतक केवल पौधों की जड़ों में ही पाया जाता है क्या? ये बताइए, जाइलम ऊतक जो होता है क्या पौधों की जड़ों में ही पाया जाता है? क्या ये ठीक है? जाइलम ऊतक नहीं, ये तो तने में भी पाया जा सकता है, ये तो इसका स्टेम में भी पाया जा सकता है। तो ये वाला सही नहीं है। डी आर रीजन इसका ठीक नहीं है। असर्शन इज ठीक है लेकिन इसका रीजन, इसका जो कारण है वो इसका ठीक कारण इज फॉल्स। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 17 का आपको सी वाला भरना होगा, ओएमआर में सी ऑप्शन आएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ये ऑप्शन आएगा इसमें। 17 वाला हो गया ऑप्शन, 17 का आ गया सी। अब इसको मैं सभी नोट कर लीजिए, 17 का सी आ गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ से। अब 17 क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ से 18 क्वेश्चन कराऊंगा। 18 को देखो, 18 एमसीक्यूज। 18 में लिखेंगे ए का मतलब क्या होता है जी? ए का मतलब होता है असर्शन। क्या होता है? असर्शन। इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहा फूड वेब is a network of several food chain माने श्रृंखला, चेन ऑफ ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम माने तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इसका रीजन क्या है जी? रीजन देखेंगे, रीजन में कह रहा फूड वेब decreases the stability of an ecosystem। अब इसमें कह रहा है 18 क्वेश्चन में, जो आहार, जो इसका होता है आहार जाल, फूड वेब जो होता है, फूड वेब को होते हैं आहार जाल जो होता है किसी पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम, पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम में प्रचलित कई आहार श्रृंखलाओं का नेटवर्क होता है। कई जो फूड वेब होता है, फूड वेब इकोसिस्टम में, कई का मतलब सेवरल मतलब अनेक आहार श्रृंखलाओं का नेटवर्क होता है, और नेटवर्क होता है आहार श्रृंखलाओं का। ये बताइए क्या बात सत्य है? जो फूड वेब होता है, फूड वेब जो आहार जाल, फूड क्या होता है, आहार जाल जो होता है वे पारितंत्र में प्रचलित कई आहार श्रृंखलाओं का क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। सही बात है।
पहला सही है जी, पहला वाला ऑप्शन इज राइट है। बी वाले को देखेंगे, आहार जाल, ये कह रहा फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये कह रहा आहार जाल किसी पारितंत्र के स्थायित्व को कम कर देता है। ये बताओ जो आहार जाल होता है, आहार जाल है, क्या वो किसी पारिस्थितिकी तंत्र को की स्थायित्व को कम कर देता है? स्थायित्व को क्या कम कर देता है? तो ये नहीं, क्या है? नहीं। तो बी, ये वाला भी ये गलत है। तो इसमें देखेंगे ए राइट, assertion इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें भी। 18 में भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। 18 में आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 19 क्वेश्चन। नाइनटीन क्वेश्चन में कह रहा है, असर्शन में क्या कह रहा है? सी असर्शन में ये कह रहा कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। रीजन में क्या कह रहा? रीजन में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स ऑन बर्निंग, ऑन बर्निंग release a large amount of heat and light। इसका मतलब ये पहला असर्शन बोल रहा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर आवर मेजर सोर्सेज ऑफ लाइट। राइट बात है जी। जो कार्बन होता है और इसके यौगिक हमारे ईंधनों के प्रमुख स्रोत होते हैं। जो कार्बन और इसके कंपाउंड हमारे ईंधनों के प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला इज राइट आंसर, पहला ठीक है। दूसरा कह रहा मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ए बर्निंग रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट, ये कह रहा कार्बन के अधिकांश यौगिक जलने पर अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश का मोचन करते हैं। बी वाला भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोनों मतलब बहुत असर्शन और रीजन आर ट्रू, एंड जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन किसकी? ए की। ठीक, अब चलेगा लास्ट आपका 20 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज 20। में कह रहा है असर्शन में, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इन कनेक्टेड द मेटेलिक प्लेट बर्निंग डीप इनसाइड द अर्थ। ए में क्या कह रहा? ए में कह रहा इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, इन द कॉमन डोमेस्टिक। 20 वाले को मैं ऐसे ही बता देता हूं। ये कह रहा इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इन द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक प्लेट बर्न डीप इनसाइड द अर्थ। इसका मतलब ये है सामान्य घरेलू परिपथ में, सामान्य घरेलू परिपथ में भू संपर्क तार भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। सामान्य घरेलू परिपथ में भू संपर्क तार भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। क्या ये सही बात है? पहला सही है। हाँ जी, धातु की एक प्लेट से होता है। ठीक है, अब धातु कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे आर वाले में क्या कह रहा? पहला तो ठीक हो गया। अर्थ वायर एंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द एप्लियंस कीप इट्स पोटेंशियल टू डेट द अर्थ।
so the user may not get a serve electric shock। ये कह रहा भू संपर्क तार यह सुनिश्चित करता है कि साधित के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाए और साधित को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहे। ये वाला भी ठीक है, आर भी ठीक है और ए भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 20 वाले का भी कौन सा ऑप्शन आएगा, ए इज राइट आंसर। अभी तक क्या हुआ है, 20 एमसीक्यूज मैंने खत्म करा दिए हैं, फिनिश करा दिए हैं 20 एमसीक्यूज। इस वीडियो में मैं अभी यहीं तक रखता हूं, आने वाली वीडियो में मैं इसके फिजिक्स का वाला पोर्शन सॉल्व कराऊंगा। जब तक के लिए आप अपने आप को सावधान रखें, मतलब टेक केयर एंड तैयारी करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की। धन्यवाद।